हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम चैप्टर 10 का लास्ट यूनिट पढ़ेंगे विच इज़ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन यूएसए। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963, इट्स इम्प्लीकेशन फॉर अमेरिकन वुमेन, सक्सेसिव मेजर्स टेकन बाय जॉनसन, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, रोल ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन एंड इट्स कैंपेन फॉर द इक्वल राइट्स अमेंडमेंट। सो बेसिकली फेमिनिस्ट मूवमेंट, वुमेन लिबरेशन, ये सब क्या है? ये सब बेसिकली ऐसे मूवमेंट्स है, ऐसे कैंपेन्स है जो कि वुमेन्स के राइट्स के लिए लाया गया था सोसाइटी में। तो वुमेन जो थी उस टाइम पे, इनफैक्ट अभी भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे वुमेन हमेशा मेन के नीचे उनको रिगार्ड किया जाता है, हमेशा उनके ऊपर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उन पे बहुत सारी ऑप्रेशन, दे आर ऑप्रेस्ड, वुमेन आर बेसिकली द ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आज भी है, आज भी बहुत सारी जगह पे है, और उस टाइम पे तो ऑलमोस्ट हर जगह पे थी, वुमेन्स वेर ऑप्रेस्ड। ठीक है, तो इसीलिए इसी कारण ताकि वुमेन को उनका राइट मिल पाए, वो जो डिज़र्व करती है वो उन्हें मिल पाए, सिंपली बिकॉज वो एक माइनॉरिटी जेंडर है, वो वुमेन है, सिंपली बिकॉज ऑफ दैट उनसे उनकी राइट्स ना ली जाए। इसी कारण बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे कैंपेन्स आए थे फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, तो यूएस में, कनाडा में और बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म हुई थी। ठीक है, 3 बार फेमिनिज्म का वेव आया था। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या था? उसमें थी पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात। जब पहला वेव ऑफ फेमिनिज्म आया था यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो उसमें बेसिकली सबने की थी पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात, कि वुमेन को जो वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है, उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है पॉलिटिकल स्पीयर में, तो ये सब मिलना चाहिए। वुमेन ऑल्सो डिजर्व्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, दे डिजर्व द वोटिंग राइट्स एज वेल। तो इस बारे में बात हुई थी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में। ठीक है, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में बात हुई थी सोशल और कल्चरल इनइक्वालिटीज़ के बारे में। तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में किस बारे में बात हुई थी? सोशल और कल्चरल इनइक्वालिटीज़ में, कि सोशली किस तरीके से हमेशा वुमेन को मेन के अंडर रहना पड़ता है, दे डोंट हैव सोशल रिप्रेजेंटेशन, वो खुल के आके सामने बोल नहीं सकती हैं, कोई भी डिस्कशन हो रही है तो खुल के आके उसमें शामिल नहीं हो सकती, या फिर अगर हो भी जाती है तो उनकी बातों को इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी बातों पे इतना गौर नहीं किया जाता है। ठीक है, कल्चरली भी काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है, दे हैव टू बिहेव अ सर्टन वे, दे हैव टू डू सर्टन थिंग्स, उन पे काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशंस है कल्चरली भी, कि यू हैव टू फॉलो अ सर्टन कल्चर, यू हैव टू बी कल्चरली एक्टिव, आपको अपने कल्चर का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। ये वुमेन से ही एक्सपेक्ट किया जाता है हमेशा, एंड नॉट फ्रॉम द अदर जेंडर्स। ठीक है, या फिर अगर एक्सपेक्ट किया भी जाता है बाकी जेंडर से, बट इम्प्लीकेशन ज़्यादा किस पे होती है? वुमेन पे, कि तुमको ये करना ही है, देयर इज़ नो इफ़ और बट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, यू हैव टू बी कल्चरली एक्टिव, ये सारी चीज़ें, यू हैव टू बी सोशली सबमिसिव, है ना। तो ये चीज़ें वुमेन के ऊपर बहुत टाइम से थी। तो जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई थी वो सोशल और कल्चरल इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात कर रही थी, कि सोशली और कल्चरली भी वुमेन को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, दिस इज़ व्हाट दे डिमांडेड। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई थी जहाँ पे वुमेन का ग्रेटर इन्फ्लुएंस होना चाहिए पॉलिटिक्स में। अगेन पॉलिटिकल इनइक्वालिटी के बारे में था ये, कि वुमेन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ज़्यादा से होना चाहिए पॉलिटिक्स में। ठीक है, दिस वॉज द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। एक राइटर थी वर्जीनिया वुल्फ, जिन्होंने अपने बुक अ रूम ऑफ वंस ओन में ये डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से मेन जो है सोशली और साइकिकली डोमिनेट करते हैं वुमेन को, किस तरीके से सोशली और इंटेलेक्चुअली मेन वुमेन को आगे नहीं आने देते, उनको सोशली एक्टिव नहीं होने देते, उनको अपनी बात रखने नहीं देते। इस बारे में वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी इस बुक में बात की थी। ठीक है, अगेन फैक्चुअल डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर गैरेट स्मिथ ने भी वुमेन के सफरेज के बारे में बताया था, कि किस तरीके से वुमेन का वोटिंग राइट्स, वुमेन के पास वोट करने का जो राइट है जो उनको नहीं दिया जाता है, वो देना चाहिए, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, क्यों वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पॉलिटिकली एक्टिव रहे, पॉलिटिक्स में एक ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो वुमेन का, क्यों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बारे में गैरेट स्मिथ ने बात की थी।
स्टैंटन ने भी वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन के बारे में डिमांड किया था, उन्होंने भी डिमांड किया था कि वुमेन को जो है वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म एंडेड, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो ख़त्म हुआ कब, जैसे ही 19th अमेंडमेंट पास हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में 1920 में, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने वोटिंग राइट्स ग्रांट कर दी थी वुमेन को। तो जैसे ही यूएसए ने वोटिंग राइट्स दे दी वुमेन को, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो ख़त्म हो गया 1920 में। क्यों ख़त्म हुआ था? 19th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, क्योंकि 19th अमेंडमेंट ही वोटिंग राइट्स देती है वुमेन को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मूविंग अहेड, second wave of feminist activities began in the early 1960s and lasted through the late 1980s. बेटी फ्राइडन जो है उन्होंने अपने बुक फेमिनिन मिस्टीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल, ठीक है, यहाँ पे इस बुक में बेटी फ्राइडन ने बात की है अमेरिकन फेमिनिज्म के सेकेंड वेव के बारे में, किस तरीके से सोशली और कल्चरली वुमेन इनइक्वालिटीज़ का सामना करती है और क्यों इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव वुमेन इक्वल राइट्स बोथ सोशली एंड कल्चरली, ठीक है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन और NOW, इसके प्रेसिडेंट भी कौन था? बेटी फ्राइडन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था, मुद्दा क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि जितने भी वुमेन हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना है अमेरिकन सोसाइटी में और फुल इक्वल पार्टनरशिप रखनी है मेन के साथ। तो सारे वुमेन को इक्वल स्ट्रीम पे, मेन स्ट्रीम पे लाना है मेन के साथ, कंधे से कंधे मिला के, ताकि वो चल पाए विथ मेन एंड अलोंगसाइड मेन, ठीक है। Moving ahead, on August 26, 1970, Friedan organized a nationwide women's strike for equality in New York City. This strike attracted over 50,000 women. In 1971, Friedan joined other feminists to establish women's political rights. She was also a strong supporter of proposed equal rights amendment to the United States Constitution. ठीक है, so these are all factual details. ये बस आपको याद रखनी है, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। ओके, सो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट ऑफ 1972, इसके थ्रू मेन और वुमेन को एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जॉब सेक्टर में दोनों को इक्वल पे मिले, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, सब कुछ मिले, इसके कारण ये एक्ट आया था, ठीक है। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट, during Second World War, a large number of female workers took jobs in different factories, but the employers paid them low salaries than the male workers. Yes, so Second World War के दौरान बहुत सारे फीमेल वर्कर्स ने बहुत सारे फैक्ट्रीज में काम किया, बट उनको हमेशा सैलरी मेन वर्कर से कम मिलती थी, चाहे वो सेम काम ही क्यों ना कर रहे हो। मान लो एक मेल कैंडिडेट है और एक फीमेल कैंडिडेट है, दोनों एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, पर वो जो मेल है उसे ज़्यादा पैसा दिया जाता था और फीमेल को कम पैसा दिया जाता था। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट JF कैनेडी ने ये डिसाइड किया कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल हटा देंगे। ही विल अबॉलिश द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। 1963 में US कांग्रेस ने इक्वल पे एक्ट पास किया ताकि सेक्स या फिर जेंडर, सेक्स और जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल पे किया जाए फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। इक्वल पे एक्ट 1963, इट ब्रॉट फोर्थ अ कंसर्न फॉर द वीकर बार्गेनिंग पोजीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ डिसाइड हो गई कि अगर इक्वल स्किल है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिमिलर वर्किंग कंडीशन है तो सेम पैसे दिए जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन्स जेंडर, ठीक है। Civil Rights Act of 1964. This act was signed into laws by President Lyndon B. Johnson on July 2, 1964. What was the Civil Rights Act? 1964 के Civil Rights Act में क्या था? इसमें ये था कि कोई भी discrimination on the basis of race, color, religion, sex और national origin नहीं होगी। किसी को भी जब वोटिंग रजिस्ट्रेशंस होगी तो किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो रेस हो, कलर हो, रिलीजन हो, सेक्स हो या नेशनल ओरिजिन हो, ठीक है। उसके बाद a woman and a man could have worked at the same place doing the same amount of work and the woman received less money for her efforts. President Johnson tried to abolish this gender discrimination in the United States. तो वही है equal pay for equal work, ये चीज़ भी
प्रेसिडेंट जॉनसन जो है वो लाना चाहते थे, और ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी उसे हटाना चाहते थे यूनाइटेड स्टेट्स से. Role of National Organization for Women NOW, its campaign for the Equal Rights Amendment ERA. Basically National Organization for Women एक feminist organization थी which was founded in June 30, 1966 at Washington DC by 28 people who came to attend the third National Conference of State Commission on the Status of Women. ठीक है, factual detail है, nothing much to know. इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? बहुत सारे थे, जिसमें से बेटी फ्राइडन भी एक थी जो थी प्रेसिडेंट, हु वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ NOW. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल. ठीक है, प्रेसिडेंट्स कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 बाय प्रेसिडेंट जॉन F. Kennedy in the hope of providing फीमेल डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, वर्क फॉर सोशल सिक्योरिटी, ये सब. तो ये जो भी था, NOW जो था और ERA जो था, ये बेसिकली सिर्फ यही डिमांड करती थी कि जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, जो कुछ भी हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, वो नहीं होना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए. सो देयर शुड बी नो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. एक इक्वालिटी उन्हें मिलनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सोशली भी एक इक्वालिटी उन्हें मिलनी चाहिए, रेसिज्म ख़त्म होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस मिलनी चाहिए, और वुमेन को ऑप्रेस करना बंद करना चाहिए. दैट्स इट. दीज आर ऑल द डिमांड्स of both these. ठीक है, a number of southern states refused to ratify the Civil Rights Act of 1964. Civil Rights Acts जो हमने अभी पढ़ा 1964 का, वहाँ पे क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाओ ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, ये सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हटाओ. तो बहुत सारे ऐसे साउदर्न स्टेट्स थे जिन्होंने इस चीज़ से अग्री करने से मना कर दिया. अब बेसिकली यूएस में क्या होता है कि सिर्फ जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा है, अपर हाउस, लोअर हाउस, तो यूएस में जो अपर हाउस और लोअर हाउस है, सिर्फ अगर वहाँ पे कोई बिल पास हो रही है, कोई चीज़ पास हो रही है, कोई एक्ट, कोई बिल पास हो रही है, कुछ ऐसा कोई डिसीजन लेने की बात हो रही है, तो सिर्फ वो दो हाउसेस के डिसीजन के बेसिस पे वो चीज़ नहीं एक्ट होगी. So around 3/4 of the states of USA has to ratify. उनको भी अग्री करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ पास होती है, वो चीज़ एक्ट बनती है. ठीक है, सो सिविल राइट्स एक्ट जो थी 1964 की, उसे बहुत सारे साउदर्न स्टेट्स ने रैटिफाई नहीं किया था. ठीक है, दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल डिटेल, दैट्स इट. मूविंग अहेड, अब जो इक्वल राइट अमेंडमेंट थी वो ऑब्वियसली चाहती थी कि इक्वल राइट्स मिले वुमेन का हर एक फील्ड में. मैंने इस चीज़ को आपको बता दिया है. तो वो वही चाहती थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, सोशल इक्वालिटी हो, हर जगह पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हर चीज़ हो. तो ERA ये सब डिमांड करती थी, बट इट फेल्ड टू टेक प्लेस. ये एक्शन में नहीं आ पाई. वाई? बिकॉज इसको रैटिफाई नहीं किया था 3/4 स्टेट ने. जो 38 आउट ऑफ 50 स्टेट्स जो है, वहाँ से प्रॉपर रैटिफिकेशन नहीं मिली थी इसे. दैट इज़ वाई इट कुड नॉट कम इन टू एक्शन, इट वॉज नॉट अडॉप्टेड. ठीक है, मूविंग अहेड, सोशल इम्पैक्ट ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट. अब सोशली क्या क्या इम्पैक्ट हुआ? यही हुआ कि वुमेन को जो इक्वालिटी नहीं मिल रही थी, वुमेन के जो राइट्स नहीं मिल रहे थे, वो सब उन्हें मिलने लगे. इक्वल राइट्स मिलने लगी उन्हें लॉ में, उनको वोटिंग राइट्स मिलने लगी, एडुकेशन अच्छी मिलने लगी, डाइवोर्स भी अगर उन्हें चाहिए था तो वो भी, उसकी भी जो प्रोसीडिंग्स होती है वो भी उनके लिए सही से होने लगी. वो उनके पास ये राइट आ गया कि वो खुद की प्रॉपर्टी खुद ओन कर सकते हैं. प्लस डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी हद तक कम हो गई. एंड इन द फाइनल 3 decades ऑफ द 20th century, वेस्टर्न वुमेन फेल्ट अ न्यू फ्रीडम थ्रू बर्थ कंट्रोल, कि वो जब बच्चा पैदा करना चाहती है वो तब कर सकते हैं. दे डोंट वांट टू गिव बर्थ, दैट्स जस्ट अप टू देम. सो दिस ऑल्सो टुक प्लेस. एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई वुमेन की. दे बिकेम मोर इक्विटेबल टू लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो गया, प्रॉपर वेजेस मिलने लगे. तो ऑल इन ऑल वुमेन बिकेम स्ट्रोंगर. ठीक है, एंड आई रियली होप इन विश कि इवन इंडिया, जो सबसे छोटे से छोटे स्टेट्स के छोटे से छोटे एरियाज़ जो है जहाँ पे अभी भी वुमेन हैव नॉट गॉट इक्वल राइट्स, हैव नॉट गॉट इवन द बेसिक राइट्स, उन्हें वो चीज़ मिले एंड वो भी अपलिफ्ट हो. बिकॉज दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट for women but for every minority, even the minority based on castes and everything. It is required, it is important for every one of them to get proper rights in every field, every single field. Why? Because जब तक उन्हें वो rights नहीं मिलेगी तब तक India will not become a developed country. And this is really really important. Even अगर हम इंडिया की पर्सपेक्टिव से ना भी देखें,
even at a personal level, it is important for everyone to have the basic rights. ये एक fundamental right है, तो ये मिलनी चाहिए. So yes, with this we come to the end of this chapter and also the end of the entire syllabus of history. मैंने पूरा book जितने भी chapters थे Indian history और world history कि वो सब मैंने कवर कर दिया. यू कैन चेक आउट दी प्लेलिस्ट जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा. ठीक है, यू जस्ट टैप ऑन दैट एंड यू विल गेट द लिंक ऑफ द प्रीवियस वीडियो एज वेल एज जो इसका पहला पार्ट है उसका लिंक भी आपको टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. एंड यू कैन जस्ट चेक आउट ऑल द वीडियोज़. एंड आई होप यू आर लाइकिंग दिस. इफ़ यू नीड एनी मोर सजेशंस और कुछ भी अगर वीडियोज़ चाहिए, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो. With that, yes, do like, share, subscribe, and comment down below how you like the video. Do subscribe the channel. I've seen a lot of you guys seeing my videos but not subscribing it. So do subscribe it, share it with your friends, and till then, happy studying. Good luck.